अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी हीलर्स। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं थायराइड एबनॉर्मेलिटीज़ पे। तो बेसिकली होता ये है कि हमारे जो ये नेक है, इसके सामने यहाँ पे एक गदूद है। ख़ासतौर पर वो लोग जो थीन हैं, पतले हैं, दुबले हैं, उनमें ये गदूद बाहर से देखा जा सकता है। तो इस गदूद को थायराइड ग्लैंड कहते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल है दो तीन बड़े ही स्पेसिफिक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, लाइक T3, T4 एंड दी कैल्सिटोनिन। T3 को आमतौर पर ट्राई आयोडोथायरोनिन कहते हैं, यानी आयोडीन 3 जुड़े होते हैं इसके साथ, और T4 को आमतौर पर टेट्रा आयोडोथायरोनिन कहते हैं, इसके 4 आयोडीन जुड़े हुए हैं टायरोसिन के एक डेरिवेटिव के साथ। और देन हमारे पास एक हार्मोन कैल्सिटोनिन। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये हार्मोन हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो थायराइड की सिक्रीशन अगर कम है किसी वजह से, तो बेसिकली होता यह है कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है। और अगर हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, हम वेट गेन करना शुरू हो जाते हैं, ओबीज और ओवरवेट होना शुरू हो जाते हैं। जबकि अगर किसी बंदे में थायराइड सिक्रीशंस जो है वो ख़ास तौर पे इंक्रीज़ हो जाती है, नॉर्मली जितनी होनी चाहिए उससे बढ़ जाती हैं, तो इस स्पेसिफिक कंडीशन में जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है, वज़न अचानक से गिरना शुरू हो जाता है। और ये भी एक थायराइड का मसला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि थायराइड की जो सिक्रीशंस है उन्हें एक ऑप्टिमम रेंज के अंदर सेट होना चाहिए। तो बेसिकली थायराइड की सिक्रीशन से बताने, इसकी रेंज बताने से पहले मैं चाहूँगा मैं थोड़ा सा इसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी बताऊँ कि किस तरह से ये काम कर रही होती हैं। तो बेसिकली हमारे पास हमारे ब्रेन के अंदर एक स्पेसिफिक पार्ट है जिसको हाइपोथैलेमस कहा जाता है। यहाँ से एक ट्रिगर फैक्टर जो है रिलीज़ होता है जिसको TRH कहते हैं, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन देन हमारे जो एंटीरियर पिट्यूटरी गदूद है वहाँ से एक कुछ खास किस्म के सेल्स हैं जिन्हें थायरोट्रॉप सेल्स कहते हैं, उनके साथ जाकर जुड़ जाता है। और जुड़ने के बाद थायरोट्रॉप सेल वहाँ से एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये हार्मोन यहाँ से पिट्यूटरी गदूद से निकलता है और ब्लड के ज़रिए पहुँचता है हमारे थायराइड ग्लैंड तक। और फिर इसके रिस्पॉन्स में जब ये TSH यहाँ पे थायराइड ग्लैंड पे आके जुड़ता है, तो थायराइड ग्लैंड या इसको एडम्स एप्पल भी कह सकते हैं, ये T3 और T4 हार्मोन रिलीज़ करना शुरू करता है। और इस तरह से हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो कंट्रोल हो रहा होता है। हमारे जिस्म की जो बॉडी की हीट है इवन वो भी इसी के तहत काम कर रही होती है। और इसके हार्मोन डिस्टर्ब होने से ओवरऑल हमारी तमाम हार्मोन्स जो हैं वो इम्बैलेंस हो सकते हैं। तो बात की जाए नॉर्मल रेंज की, खासतौर पर TSH के हवाले से, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के हवाले से, तो थायराइड हार्मोन की जो नॉर्मल रेंज होती है उसको 0.9 से 4.2 यूनिट्स के दरमियान में माना जाता है। अगर किसी पर्सन की जो थायराइड हार्मोन है वो 0.9 रेंज से कम है तो हम ये कह सकते हैं इसको हाइपोथायराइडिज्म है, यानी इसका जो थायराइड ग्लैंड है वो अंडर एक्टिव है और जितने हार्मोन उसको प्रोड्यूस करने चाहिए उतने वो कर नहीं पा रहा। इन अनदर कंडीशन के अगर 4.2 यूनिट से ज़्यादा थायराइड सिक्रीशंस है तो इस स्पेसिफिक कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि इसको हाइपरथायराइडिज्म है। और हाइपरथायराइडिज्म में जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें मेटाबॉलिज्म तेज़ हो जाएगा, और न सिर्फ मेटाबॉलिज्म तेज़ होगा बल्कि वज़न जो है अचानक से गिरना शुरू हो जाएगा। तो अगर बात की जाए कि थायराइड डिस्टर्बेंस की कौन सी अहम अलामात हो सकती हैं, तो उसमें जो सबसे प्रोमिनेंट सिम्टम है वो है आपके बालों का गिरना। तो आमतौर पे ख़वातीन और मर्द हज़रात के जब बाल गिरते हैं तो वो आमतौर पे इसको कॉस्मेटिक इशू को तो अंडरस्टैंड करते हैं, बट उसको उसकी ट्रू स्पिरिट में, ट्रू इसेंस में नहीं देख रहे होते। तो अगर आपके बाल गिर रहे हैं, अगर आपकी स्किन रफ़ फील हो रही है, अगर आपकी स्किन ड्राई रहती है, अगर आप अचानक से बहुत ज़्यादा थका थका फील करने लग गए हैं, अगर बिस्तर पे लेटे हुए आपका उठने को दिल नहीं करता, बेजारी है तबीयत के अंदर, अगर कोई काम करने को दिल नहीं करता, अगर आप ज़्यादा टाइम थके हुआ महसूस करते हैं, लेथार्जिक रहते हैं, अगर आपके दिल की धड़कन जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा तेज़ होने लग गई है, अगर आपका जिस्म ज़्यादा ठंडा होने लग गया है या फिर ज़्यादा गर्म होने लग गया है, अगर आपका वज़न अचानक से कम होने लग गया है या फिर अचानक से आपका वज़न जो है वो बढ़ने लग गया, आप ओवरवेट या ओबीज़ होने लग गए हैं, तो ये वो तमाम अलामात हैं जो कि थायराइड से एसोसिएटेड हो सकती हैं। और टिपिकली बात की जाए तो ख़ास तौर पे रिप्रोडक्टिविटी के हवाले से फ़ीमेल के अंदर बांझपन की एक वजह जो है वो थायराइड भी हो सकती है, क्योंकि थायराइड औरतों के अंदर, ख़वातीन के अंदर एक प्रॉब्लम के साथ एसोसिएट होता है
जिसे PCOD यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ कहा जाता है। तो पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ के बारे में इंशाल्लाह ताला हम एक अलग सेशन में भी गुफ्तगू करेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा बताता चलूँ। जैसे अब चूँकि बात हुई है तो PCOD में ओवरी के अंदर छोटी छोटी थैलियाँ बन जाती हैं और उन थैलियों के अंदर जो है वो जो एग या बैज़ा है वो अंडादानियों के अंदर प्रॉपरली मैच्योर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से औरतों के चूँकि अगर बैज़ा ही प्रॉपरली मैच्योर नहीं होगा तो वो उस तरह से रिलीज़ नहीं होगा और आखिरकार फर्टिलाइजेशन में नहीं जा पाएगा। तो औरतों के ख़वातीन के जो प्रेगनेंसी कंसर्न्स हैं ख़ास तौर पे बांझपन के हवाले से PCOD डेवलप हो सकती है। आमतौर पे ये बीमारी लाइफस्टाइल से एसोसिएटेड होती है, बट थायराइड इज़ अ की पॉइंट जो कि बेसिकली इसका एक कॉज हो सकता है। इसी तरह मर्दों में भी दूसरे रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स और दूसरे हार्मोन्स को ये इम्बैलेंस करने में रोल प्ले कर सकता है और ख़ास तौर पे मर्द और ख़वातीन दोनों के अंदर ये अगर हमारे पास एक पेशेंट थायराइड का आता है तो हम उसके कुछ और हार्मोन्स टेस्ट भी करवाना चाहते हैं। उसमें ख़ास तौर पे हम उसकी डायबिटीज़ देखेंगे, जैसे कि उसका शुगर लेवल कंट्रोल है, इंसुलिन लेवल उसका चेक किया जाएगा, इवन इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स जो है उसके टेस्ट किया जाता है और भी कुछ कार्टिसोल सिक्रीशंस जो हैं उससे रिलेटेड भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। कार्टिसोल सिक्रीशन आमतौर पर बढ़ भी सकती हैं, कम भी हो सकती हैं और उससे रिलेटेड जो है वो सिम्टम्स भी देखने में आ सकती हैं। तो ट्रीटमेंट के पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो मेरा मशवरा आपको यही है कि अगर आपको थायराइड का कोई प्रॉब्लम है तो आपको सबसे पहले होम्योपैथी रेमेडीज़ जो है वो यूज़ करनी चाहिए। होम्योपैथी रेमेडीज़ जो हैं वो थायराइड या दूसरे हार्मोनल इश्यूज़ को उसके रूट से जो है पकड़ती हैं और उसको ट्रीट करने का बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल रखती हैं। तो बहुत सारी मेडिसिन है, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है थायराइड के इशू को लेकर। खासतौर पे एक दो मैं नाम बताते चलूँ, लाइक थायरोडिनम है जो कि बेसिकली थायराइड ग्लैंड्स के एक्सट्रैक्ट से ही मदर टिंचर की फॉर्म में पहले बनाई जाती है और फिर डाइल्यूट करके उसको शेक करके उसकी डिफरेंट पोटेंसीज तैयार की जाती हैं। इस तरह फिर नंबर 2 पे कैलकेरिया का एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। खास तौर पर अगर थायराइड सिक्रीशंस बढ़ी हुई हों तो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा काम करती है। बट स्पेसिफिकली कौन सी अलामात पे कौन सी मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है, ये बात मैं इंशाल्लाह ताला आपको थायराइड की सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। आज का जो हमारा लेक्चर था वो स्पेसिफिकली थायराइड के पर्सपेक्टिव में लोगों को एजुकेट करने के हवाले से था, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है वो हमारे आम जनरल पब्लिक के अंदर ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है और लोगों को आम तौर पे ये पता ही नहीं है कि ये अलामात जो है वो थायराइड डिस्टर्बेंस की हो सकती हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे वीडियोस लाइक कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे तमाम आने वाले नए वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आपको बर वक्त मौसूल हो सके। और अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। कंसल्टेंसी लेने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज पे भी कनेक्ट कर सकते हैं हमें और इंस्टाग्राम से भी कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।